हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 का सांख्यिकी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है सूचना का एकत्रीकरण। ये चैप्टर में पूरा थियरी है और इस थियरी को आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तभी आप आगे के चैप्टर पढ़ सकते हैं। जो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, सांख्यिकी का उद्भव और विकास कहाँ से और कैसे हुआ था। आप लोग सभी लोग बुक निकाल लीजिए और बुक में से आपको स्टडी करना है। चलो देखिए, सांख्यिकी के क्षेत्र में भारत का प्रथम योगदान मौर्य साम्राज्य के रूप में मिलता है। और इसमें सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य के जो प्रसिद्ध एक लेखक थे अबुल फजल, उन्होंने अपनी बुक में आईने अकबरी में सबसे पहले इसका उपयोग देखा था। ठीक है, अब देखो 8वीं शताब्दी में सांख्यिकी शब्द का उपयोग राज्यों द्वारा सूचनाओं को विधिवत एकत्रित करने हेतु हुआ था और सांख्यिकी का उल्लेख इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में 1797 में हुआ था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आपको एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है कि सांख्यिकी का सर्वप्रथम उल्लेख कब हुआ था, तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में 1797 में हुआ था। यह आपको ना, इसलिए मैंने ये आपका प्रश्न इंट्रोडक्शन दिया है, आप लोग समय स्टडी कर लेना। जो हम लोग देखते हैं कि भारत में सांख्यिकी का विकास कैसे हुआ था, तो ध्यान दीजिए। भारत में सर्व प्रसिद्ध सांख्यज्ञ पीसी महालनोबिस द्वारा भारतीय सांख्यिकीय संस्थान स्थापना 1931 में कोलकाता में हुई थी। तो हमारे जो पीसी महालनोबिस है, उन्होंने आईएसआई की स्थापना 1931 में कोलकाता में की थी और 1941 में उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम अनुस्नातक स्तर पर सांख्यिकी विषय को प्रारंभ किया था और सर्वप्रथम कोलकाता यूनिवर्सिटी में ही 1941 में स्टैटिस्टिक्स को पढ़ाना स्टार्ट किया गया था। फिर आगे देखिए, 1950 में महालनोबिस द्वारा प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय न्यायाधीश जांच को सरकार द्वारा मान्यता दी गई और सूचना एकत्रीकरण का प्रथम सोपान अक्टूबर 1950 में प्रारंभ हुआ था। अब 1950 में जो हमारे पीसी महालनोबिस है, उन्होंने जो न्यायाधीश जांच जो इकट्ठा किया था, उसे हमारे भारत सरकार ने उसे अनुमति प्रदान की और 1950 में हम लोगों ने सूचना के एकत्रीकरण हमने स्टार्ट किया था। अब देखिए सांख्यिकी क्या होता है, आपको एक मार्क्स का पूछ सकता है। सांख्यिकी एक विज्ञान है जो संख्यात्मक सूचनाओं का एकत्रीकरण, पृथक्करण व अर्थघटन करता है। सांख्यिकी देखो, ये कि विज्ञान मतलब जो भी कोई सूचना होती है, संख्यात्मक सूचना हो, उसे हम लोग क्या करते हैं, एकत्र करते हैं। एकत्र मतलब क्या होता है, अलग अलग प्लेस से हम लोग उस जानकारी एकत्रित करते हैं, फिर उस जानकारी को पृथक्करण मतलब अलग अलग भागों में उसे डिवाइड करते हैं, फिर उसका डिवाइड करके उससे हम लोग सूचना का अर्थघटन करते हैं, मतलब उसका हम लोग परिभाषित करते हैं, उससे हम अपना मीनिंग निकालते हैं। ठीक है, अब जो देखिए, अब जो ये सूचना होती है किस प्रकार की होती है, यानी कितने टाइप्स की होती है, आपको ध्यान रखना है। जो सूचना होती है दो प्रकार से होती है, एक संख्यात्मक सूचना होती है, एक गुणात्मक सूचना होती है। तो ध्यान दीजिए, उससे पहले आपको समष्टि जानना है क्या होता है, देख लीजिए बुक में। सांख्यिकी में अध्ययन अधीन आने वाली इकाइयों के समूह को समष्टि कहते हैं। मतलब देखो, जैसे कि एक फैक्ट्री के कामदारों के जीवन स्तर संबंधी अध्ययन करना हो, तो उस फैक्ट्री के समग्र कामदारों के समूह इस अध्ययन हेतु समष्टि कहलाएगी। तो देखो, सांख्यिकी के जांच अधीन आने वाली समस्त इकाइयों के समूह को क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। एग्जाम्पल लो, जैसे अपना जीआईडीसी एरिया है, जीआईडीसी एरिया में अगर हमें वर्कर की कुछ समझो उनकी आय जाननी है, ठीक है, तो आय जानने के लिए जो वर्कर, जो सभी वर्करों का जो समूह है, मतलब जो कामदारों का समूह है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समष्टि कहेंगे। ठीक है, और समष्टि को हमेशा एन द्वारा, कैपिटल एन द्वारा डिनोट किया जाता है। अब ध्यान दो, आपकी जो समष्टि होती है वो भी दो प्रकार की होती है, एक शांत समष्टि होती है, एक अशांत समष्टि होती है। शांत समष्टि क्या होता है, जिसमें एन मतलब जिसमें कैपिटल एन क्या हो, सीमित हो, मतलब जिसमें हम लोग उसे गिन सकते हो, मतलब उस सीमित होता है, उसे हम लोग क्या होता है, शांत समष्टि बोलते हैं। अशांत समष्टि क्या होता है, अगर आपका कैपिटल एन मतलब जो जांच अधीन आने वाली इकाइयों की समूह अगर गिन नहीं सकते हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत समष्टि बोलते हैं। ओके,
एक मिनट रुक जाइए। चलो अब आगे देखिए। अब जो आपकी सूचना होती है दो प्रकार से होती है, एक गुणात्मक होती है, एक संख्यात्मक सूचना होती है। गुणात्मक सूचना देखो क्या होता है। गुणात्मक सूचना वो होती है जो आंकड़ों में प्रदर्शित नहीं होता है। जैसे कि ध्यान लीजिए, जैसे व्यक्ति की शिक्षा, मतलब कोई व्यक्ति कितना शिक्षित है उसे हम लोग के आंकड़ों में माप सकते हैं नहीं। वो मतलब 10वीं पढ़ा होता है, 12th पास हुआ होता है, फिर ग्रेजुएट लेवल हुआ होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आपको बुक में दिया हुआ है जो आपके सूचना दो प्रकार से होती है, गुणात्मक सूचना और संख्यात्मक सूचना, ठीक है। तो ध्यान दो, यहाँ से आप लोग याद कर लेना। समष्टि अथवा न्यायाधीश की इकाइयाँ अलग अलग लक्षण रखते हैं। इन लक्षणों का माप प्रति असंख्यात्मक लक्षण हो सकता है। यदि चल लक्षण असंख्यात्मक हो तो उसे गुणात्मक चल कहते हैं, ठीक है। ऐसे गुणात्मक लक्षण हैं। यदि लक्षण संख्यात्मक हो तो उसे संख्यात्मक चल के, मतलब जिसे हम लोग गिन सकते हैं उसे हम लोग संख्यात्मक चल कहेंगे। ऐसे संख्यात्मक चल के अवलोकनों के समूह को संख्यात्मक सूचना कहा जाता है। अब पूर्व दिए गए उदाहरण में कामदारों का लिंग मतलब देखो, अगर कोई में कामदारों का लिंग जाना, वो स्त्री हो सकती है या पुरुष हो सकता है। उसका शैक्षणिक स्तर, ये सभी क्या है, हम लोग इसे संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे गुणात्मक चर बोलते हैं, ठीक है, गुणात्मक सूचना बोलते हैं। अब इसी प्रकार से अब देखो, जो संख्यात्मक सूचना का जो एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कामदारों की मासिक आय, मतलब वो कितना वेतन कमाता है, उसकी आयु, ये सभी देखो हम लोग आंकड़ों में प्रदर्शित करते हैं ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, संख्यात्मक सूचना कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब सूचना कितने प्रकार की होती है। अब पहले आपको समझना है सूचना क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आपको सूचना मतलब देखो, अगर जो जांच अधीन आने वाली समष्ट इकाइयों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, समष्ट कहते हैं, ठीक है। अब समष्ट में से हमें जो जानकारी एकत्रित करनी है, मतलब किसी, समझो मुझे कामदारों की आय एकत्रित करनी है, ठीक है, मतलब जो कामदार है उनका वेतन कितना, मुझे समझो इसकी जानकारी मुझे एकत्र करनी है। तो मैं क्या करूँगा, जो कामदारों की आय है उनको, ये हर एक वर्कर का आय, मतलब मैनेजर की कितनी है, वहाँ के जो छोटे एम्प्लॉय की कितनी है, जो बड़े एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, इन सब की मैं जानकारी एकत्र करूँगा, ठीक है। इन जानकारियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, सूचना कितने प्रकार से हो सकते हैं, दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। एक प्राथमिक और गौण सूचना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ध्यान दीजिए, प्राथमिक सूचना क्या होती है, किसी भी अधिकृत संस्था या संशोधकों द्वारा सर्वप्रथम बार शुद्ध व मौलिक स्वरूप में सूचना एकत्रित की गई हो तो ऐसी सूचना को प्राथमिक सूचना कहते हैं। अगर कोई संस्था है, अगर वो प्रथम बार मौलिक रूप से सूचना प्राप्त करती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक सूचना बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लिए, जैसे NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एकत्रित की गई सूचना, भारत की जनसंख्या गणना सूचना तथा भारत के रजिस्ट्रार ऑफिस न्यू दिल्ली द्वारा भारत में मृत्यु दर व जन्म दर से संबंधित प्रकाशित सूचना को प्राथमिक सूचना कहते हैं। तो ध्यान दो, जो हमारे NSSO होती है वो जन्म दर, मृत्यु दर और हमारे जैसे होती है लिंगानुपात और शिक्षा, और हमारे देश में क्या यानी शिक्षा के स्तर कितना, ऐसे भी जो जानकारी एकत्रित होती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक सूचना बोलते हैं, क्योंकि ये सर्वप्रथम बार हमारी जो संस्था होती है उसके द्वारा एकत्रित की जाती है, ठीक है। अब ध्यान दो, गौण सूचना क्या होती है, यहाँ ध्यान दो। गौण सूचना मतलब जब कोई संस्थान या अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित की गई सूचना का उपयोग हो तो ऐसी सूचना का उपयोग करने वाली संस्था या अनुसंधानकर्ता के लिए गौण सूचना बन जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे उदाहरण, भारत के रजिस्ट्रार ऑफिस और न्यू दिल्ली द्वारा एकत्रित की गई भारत की मृत्यु दर एवं जन्म दर से संबंधित सूचना फिर से UNO द्वारा UN स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट में प्रकाशित किया जाता है, या UNO के लिए सूचना गौण सूचना कहलाएगी।
अब देखो, अगर कोई संस्था है वो सर्वप्रथम अपनी जानकारी एकत्रित करती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगी, प्राथमिक सूचना होगी। अगर कोई समझो उसी में दूसरी संस्था आ जाती है, जो फर्स्ट मतलब जो पहली संस्था उससे जानकारी वो जो दूसरी संस्था उससे जाकर लेती है, ठीक है, तो दूसरी संस्था के लिए वो जानकारी क्या हो जाएगी, गौण सूचना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो दूसरी संस्था है वो जानकारी पहली बार तो प्राप्त नहीं कर रही है, क्योंकि वो डायरेक्ट जाके जो जो पहली संस्था है उससे जाके मतलब डायरेक्ट जाके सूचना एकत्रित कर रही है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गौण सूचना बोलते हैं। अब प्राथमिक सूचना और गौण सूचना के बीच में अंतर देख लीजिए, आपका जो डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ध्यान दो, प्राथमिक सूचना या प्रथम बार एकत्रित की गई मौलिक सूचना है, जबकि गौण सूचना या मौलिक सूचना नहीं है, परंतु एकत्रित की गई सूचना अन्य द्वारा पुनः उपयोग में ली गई सूचना होती है, ठीक है। मतलब जो प्राथमिक सूचना है वो क्या मतलब प्रथम बार एकत्रित की जाती है, मतलब मौलिक सूचना होती है, लेकिन जो गौण सूचना होती है मतलब जो प्राथमिक सूचना का ही उपयोग करके हम लोग उससे कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा देखो, प्राथमिक सूचना जांच अधीन इकाइयों पर से एकत्रित की जाती है। जो प्राथमिक सूचना है जो जांच अधीन मतलब समष्टि में से जानकारी एकत्रित की जाती है, जबकि गौण सूचना या प्राथमिक सूचना पर आधारित होती है। जो गौण सूचना होती है हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो प्राथमिक जानकारी एकत्रित होती है हम लोग उसी पर से निष्कर्ष और विश्लेषण और अर्थघटन करते हैं। तीसरा देखो, प्राथमिक सूचना समान रूप से उसके मूल स्वरूप में होती है। जो प्राथमिक सूचना होती है पहले बार मूल स्वरूप में होती है, जिससे उसका वर्गीकरण कोष्ठक रचना स्वरूप में परिवर्तन करना आवश्यकता होती है, जबकि गौण सूचना समान रूप से पहले ही वर्गीकरण एवं कोष्ठक रचना युक्त हो सकती है। जो प्राथमिक सूचना होती है उसे पहली बार एकत्रित करते हैं तो उसे हमें वर्गीकरण करना पड़ता है, ठीक है, और कोष्ठक बना के उसे समझाना मतलब कोष्ठक बना के उसे अच्छे से लिखना होता है। लेकिन जो गौण सूचना होती है वो प्राथमिक सूचना पर से एकत्रित की जाती है, इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर देखो, प्राथमिक सूचना एकत्रित करने हेतु बड़े प्रमाण में खर्च, समय और शक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि गौण सूचना में प्राप्त हेतु खर्च, समय और शक्ति की आवश्यकता कम होती है। जो प्राथमिक सूचना होता है उसमें खर्च ज़्यादा करना पड़ता है और समय भी ज़्यादा देना पड़ता है और शक्ति भी मतलब जो वर्क फोर्स मतलब वो भी ज़्यादा लगता है। लेकिन गौण सूचना में सब क्या कम होता है। अब देखो, जो प्राथमिक सूचना होती है वो क्या होती है, विश्वसनीय होती है, क्योंकि वो जांच दिन जाके प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित की जाती है, ठीक है। लेकिन जो गौण सूचना है वो अन्य व्यक्तियों द्वारा एकत्रित की जाती है, ठीक है, जिससे वो ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लोग किसी व्यक्ति से बोलें उससे जानकारी लेते हैं वो ज़्यादा विश्वसनीय नहीं हो सकता है। अगर हम लोग खुद जाके सूचना एकत्रित करते हैं वो ज़्यादा विश्वसनीय होता है ना, तो उसी प्रकार संस्था में लागू होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, प्राथमिक सूचना को एकत्रित करने की कितनी विधि है। प्राथमिक सूचना को एकत्रित करने की 3 विधियाँ हैं, प्रत्यक्ष जांच, अप्रत्यक्ष जांच और प्रश्नावली की पद्धति, ठीक है। तो ध्यान दो, प्रत्यक्ष जांच क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, बाकी हम लोग डिटेल में खुद पढ़ लेना। प्रत्यक्ष जांच क्या होता है, इस पद्धति में संशोधकों स्वयं अथवा उसके द्वारा नियुक्त गणक अधिकृत प्रतिनिधि जांच के स्थान की सीधी मुलाकात लेता है और आवश्यक सूचना प्राप्त करता है, ठीक है। इस पद्धति में क्या होता है, देखो, जो संशोधक होता है मतलब स्वयं या फिर उसके द्वारा कोई अधिकृत व्यक्ति मतलब रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करता है और वह जांचाधीन क्षेत्र पर स्वयं जाता है, ठीक है, और वहाँ से जानकारी एकत्र करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष जांच बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देख लो, यहाँ बहुत मस्त दिया है उदाहरण। कोई व्यक्ति अहमदाबाद जिला के सारण तालुका के किसानों की परिस्थिति के विषय में सूचना एकत्रित करने हेतु तो स्वयं जाकर सारण तालुका में जाकर वहां के किसानों का सीधा संपर्क करके उनकी परिस्थिति विषय जानकारी एकत्रित करें, तो इस प्रवृत्ति द्वारा एकत्रित की गई सूचना को प्रत्यक्ष जांच द्वारा प्राप्त की गई सूचना कहलाएगी, ठीक है। अब आगे एग्जाम्पल दिया, आप खुद पढ़ लेना। अब इसके देखो लाभ और हानि क्या है, ये आपको पूछ सकता है, तो आप ध्यान दें बार। इस पद्धति में सही और विश्वसनीय सूचना मिलती है, मतलब जो सूचना होती है एकदम सत्य होती है और विश्वसनीय होती है। सूचनादाता के साथ प्रत्यक्ष मुलाकात के कारण यदि सूचनादाता कोई प्रश्न या संशय या उलझन हो तो गणक उसका योग्य स्पष्टीकरण करके हल ला सकता है। मतलब प्रत्यक्ष मुलाकात करने से जो सूचनादाता होता है मतलब जो सूचना देता है, अगर उसे कोई उसके मन में कोई संशय है, कोई उलझन है, तो उससे वो जो वहाँ का जो गणक हो उससे बातचीत करके अपना उलझन मिटा सकता है, ठीक है। व्यक्तिगत जांच के समय गणक द्वारा कितनी बार सूचनादाता से पूरक जानकारी मिल जाती है जो परिणामों का अर्थघटन करते इसमें उपयोगी सिद्ध होता है।
अब ऐसा बात देखो, जो मेन जानकारी के साथ साथ में पूरक जानकारी मतलब उसके साथ और अधिक जानकारी मिल जाती है, तो ये हमारे लिए क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, जांच का क्षेत्र मर्यादित होना चाहिए और या फिर अधिक सटीक बनती है, मतलब जांच क्षेत्र एक सीमित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि समझो अगर मुझे अगर मुझे जीआईडीसी में जाना है तो जीआईडीसी का ही क्षेत्र मर्यादित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में जाके प्रत्यक्ष जानकारी के, तो ये मतलब बहुत, समझ रहे हो, जैसे बहुत ही टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, कई बार सूचनादाता को कुछ प्रकार की सूचनाएं देने में संकोच का अनुभव होता है। ऐसे समय गणक ऐसी सूचना देने वाले पूरक प्रश्न पूछकर तथा दी गई सूचना का दुरुपयोग नहीं होगा ऐसा आश्वासन देकर सूचना सक्षम रूप से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब दोस्त देखिए क्या है यहाँ पे, जब जांच का क्षेत्र विशाल व विस्तृत हो तब इस पद्धति में अधिक समय लगता है एवं अधिक गणकों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जब आपका जो जांच का क्षेत्र है बहुत विशाल हो, मतलब पूरे इंडिया में समझो मुझे अगर मुझे शिक्षा के स्तर जानना हो तो प्रत्यक्ष पद्धति द्वारा हम लोग सबके घर घर में जाके ऐसा नहीं पूछ सकते हैं कि आप कितने शिक्षित हो कितना नहीं, तो उसे मतलब बहुत समय लगेगा और खर्च भी होगा। ठीक है, यह पद्धति अधिक खर्चीली होती है, मतलब इसमें खर्च भी ज़्यादा होता है। यदि गणक सुप्रशिक्षित ना हो तो उनके द्वारा प्राप्त की गई सूचना विश्वसनीय घटती है। बोला कि अगर इसमें जो आपका जो वहाँ पे जो जानकारी एकत्रित करने जाता है अगर उससे ट्रेनिंग अच्छे से नहीं दी गई है तो यह क्या जो सूचना विश्वसनीयता होती क्या कम हो जाती है। ठीक है, अब सेकंड मेथड है आपका अप्रत्यक्ष जांच। अप्रत्यक्ष जांच क्या होता है, देखो इस प्रकार की निम्नलिखित परिस्थिति में किसी भी एक परिस्थिति का निर्माण होने पर संशोधकों जांच संबंधी जानकारी रखने वाली सक्षम संस्थाओं या व्यक्तियों का संपर्क करता है और ऐसी संस्था या व्यक्ति के अनुरूप सूचना प्राप्त करता है। तो ध्यान दो, जब प्रत्यक्ष स्रोत इस अस्तित्व में ना हो, मतलब जब भी ऐसा कोई समय क्रिएट हो जिससे जो प्रत्यक्ष जांच संभव ना हो पाए। ठीक है, और सेकंड आपका है जब प्रत्यक्ष जांच हेतु का क्षेत्र अति विशाल हो, मतलब जब प्रत्यक्ष जांच मतलब क्षेत्र बहुत ज़्यादा विशाल हो जिसमें सीधा ही मुलाकात करना बहुत मुश्किल बन जाता है। ठीक है, जो सूचना प्राप्त करनी हो उसका स्वरूप अत्यंत जटिल हो, जो सूचना प्राप्त करना हो वो बहुत कठिन हो, मतलब उसे आसानी से समझा नहीं जा सकता हो। जब प्रत्यक्ष जांच अधीन होने वाला खर्च असह्य हो, जब खर्च बहुत ज़्यादा हो तब हम लोग क्या अप्रत्यक्ष जांच की पद्धति अपनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार की सूचना एकत्रित करने की पद्धति को अप्रत्यक्ष जांच कही जाती है। इस पद्धति में गणकों के बदले त्राहित व्यक्ति की सहायता से सूचना प्राप्त की जाती है। मतलब इसमें गणकों के बदले हम लोग थर्ड व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करते हैं। एक एग्जांपल देखो, जैसे कि पूर्व उदाहरण में जिस व्यक्ति को सारण तालुका के किसानों की परिस्थिति विषयक सूचना एकत्रित करनी हो वह व्यक्ति सारण तालुका के प्रत्येक किसानों से सीधा संपर्क करने के बदले सारण तालुका के तहसीलदार जिसके पास सारण तालुका के सभी किसानों की संपूर्ण जानकारी हो उसका संपर्क करेगा। देखो जो गांव में तहसीलदार होता है, तहसीलदार के पास लगभग सभी जानकारी होती है। ठीक है, जो वहाँ का जो मेन व्यक्ति होगा उससे हम लोग सभी जानकारी जाके किसानों के विषय में ले सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार जैसे कोई कारखाना है, कारखाने में अगर मैं सभी कामदारों की आय जाननी हो, उनकी शिक्षा स्तर जानना हो, तो मैं प्रत्येक कामदारों के पास जाने के बदले सबसे अच्छा मैं क्या करूँगा, जो वहाँ का मैनेजर होता है मैनेजर से मैं जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि मैनेजर के पास वो सभी जानकारी इसके पास होती है। यह आपका अप्रत्यक्ष जांच होता है। ठीक है, अब इसके गुण दोष, जो ध्यान दो, अब हम लोग इसके गौर सोचना के इसके गुण और दोष क्या हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। गुण देखो, जब सूचना एकत्रित करने का कार्यक्षेत्र विशाल हो तो यह पद्धति अनुकूल रहती है। मतलब जब हमें बहुत क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त करना होता है तो ये जानकारी मतलब ये मेथड बहुत अच्छी होती है। ठीक है, जब जांच अधीन व्यक्ति सूचना देने के लिए तैयार ना हो तब यह मात्र एक उपयोगी पद्धति उपयोगी सिद्ध हो सकती है। मतलब देखो जब कभी कभी ऐसा होता है कि जो कामदार होते हैं वो अपनी पर्सनल जानकारी किसी थर्ड व्यक्ति को नहीं देना चाहते हैं, तो ये मेथड सबसे बेस्ट होती है। मतलब किसी मैनेजर से जानकारी लेना, तहसीलदार से जानकारी लेना, ये उपयोगी सिद्ध हो सकती है। ठीक है, थर्ड देखो, प्रत्यक्ष जांच की पद्धति की तुलना में यहाँ समय कम, शक्ति खर्च कम लगता है। मतलब यहाँ पे समय भी बचता है, खर्च भी बचता है और शक्ति भी कम लगती है। ठीक है,
अब सरकार के विभिन्न विभाग के लिए आवश्यक विविध प्रकार की सूचना के लिए यह पद्धति अत्यंत उपयोगी होती है। ठीक है, अब देखो ये जो गौण सूचना है ना, ये बहुत उपयोगी होती है गवर्नमेंट के लिए, और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सस्ती होती है, कम समय में हो जाता है। ठीक है, अब दोस्त देखो क्या होता है, जब व्यक्ति या संस्थान की सूचना प्राप्त करनी हो, अगर वह व्यक्ति या संस्थान पूर्वाग्रह अथवा पक्षपाती हो, तब यह पद्धति तब इस पद्धति की विश्वसनीयता घटती है। ठीक है, अगर देखो जिस व्यक्ति से हमें जानकारी लेना है, समझो जो आपका जो फैक्ट्री का जो मैनेजर है, अगर वो पक्षपाती है, मतलब पूर्वाग्रह युक्त है, बिना भेदभाव करता है, तो ऐसे प्रकार से इस प्रकार के व्यक्ति से जानकारी लेना विश्वसनीयता कम होती, मतलब वो सही जानकारी में नहीं मिल सकती है। ठीक है, अब ध्यान दूसरा देखो, जब त्राहित व्यक्ति की सूचना जब त्राहित व्यक्ति की जिससे सूचना प्राप्त करनी है वह अप्रामाणिक, अकुशल या सच सूचना देने में सक्षम ना हो, तब यह प्रवृत्ति अर्थहीन हो जाती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है जो त्राहित मतलब जो थर्ड पार्टी है वो अप्रामाणिक है, मतलब डिसऑनेस्ट है, अकुशल है, मतलब उसके अंदर कोई कौशल नहीं है और हमेशा झूठ बोलता है, मतलब समझ रहे हो ना आप? तो ऐसे व्यक्ति से जानकारी लेना पॉसिबल नहीं होता है। अब देखो थर्ड मेथड है आपका प्रश्नावली की मेथड ऑफ क्वेश्चनेयर। ये आप लोग बहुत फेमस मेथड है, ये आप लोग अच्छे प्रकार जानते होंगे, टीवी में भी देखते होंगे, जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो ज़्यादा क्वेश्चनेयर मेथड से करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, पहले ये आपका डेफिनेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप याद कर लेना। अध्ययन संबंधी उद्देश्य के अनुरूप तर्कबद्ध रूप से क्रम में व्यवस्थित किए गए प्रश्नों की सूची बनाई जाती है। इस प्रश्न के बीच उत्तर लिखने हेतु दूरित स्थान रखा जाता है। इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्नों की सूची को प्रश्नावली कहते हैं। तो ध्यान दो, प्रश्नावली क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, अब क्वेश्चन में हम लोग क्या, अब क्वेश्चन फिर आंसर भी हम लोग लिख देते हैं, फिर हाँ या ज़्यादातर आपका ऑप्शन या हाँ या ना में होता है। ठीक है, उसके लिए हम थोड़ा जगह छोड़ देते हैं। इस प्रकार जो प्रश्न तैयार किया जाता है उसे हम लोग प्रश्नावली भरते हैं, उसे प्रश्नावली कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रश्नावली जानते होंगे, जैसे आपको यहाँ एग्जांपल दिया है क्लास 12 का, मतलब जब फॉर्म भरते हैं उसका नमूना दिया हुआ है, तो हम यहाँ पढ़ सकते हैं। तो प्रश्नावली ऐसे ही आपका प्रकार से एक प्रकार तैयार की, विद्यार्थी का नाम क्या है, लिंग क्या है, स्त्री या पुरुष, देखो आपका क्वेश्चन में दिया है और आंसर भी आपको सिर्फ टिक मार्क करना होता है ज़्यादातर। स्थान क्या है, पाठशाला कौन सी हो, प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो, विद्या शाखा कौन सा है, समझे, तो आप लोग स्टडी कर लेना। अब ध्यान दो, जो आदर्श प्रश्नावली होती है उसके लक्षण क्या होते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 3 से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आदर्श प्रश्नावली के पद से देखो प्रत्येक प्रश्नावली के साथ में संबंधित पत्र अथवा उसका योग शीर्षक रखना चाहिए। मतलब देखो जो आदर्श प्रश्नावली होती है उसके साथ संबंधित पत्र होना चाहिए, उसका योग शीर्षक भी होना चाहिए। ठीक है, जिससे मतलब अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सके, मतलब किस विषय में जानकारी लेना चाहते हैं। प्रश्नों की संख्या जितना संभव हो सके उतना कम होना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, कम क्वेश्चन पूछने चाहिए। ठीक है, थर्ड देखो, प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या जांच के उद्देश्य में सुसंगत होना चाहिए। अगर समझो में किसी व्यक्ति की विद्यार्थी के विषय में जानना है तो उससे एजुकेशन रिलेटेड ही जानकारी मिलनी चाहिए। ठीक है, मतलब जानकारी सुसंगत होनी चाहिए, मतलब अपने उद्देश्य से भटकनी नहीं चाहिए। ठीक है, फिर देखो जो प्रश्न है, चौथा देखो, जो प्रश्न सरल, संक्षिप्त एवं समझा जा सके ऐसी होनी चाहिए। जो आपका प्रश्न है सरल होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और समझा जा सके ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे, ऐसा हार्ड क्वेश्चन पूछ लें तो सामने वाले पर्सन को समझ में नहीं आए तो ये इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो हमें प्रश्न सरल और समझी जा सके ऐसी पूछनी चाहिए। अब आगे देखो, पांचवा, प्रश्न का गठन तार्किक होना चाहिए। प्रश्नों का क्रम समान रूप से प्रारंभ करके अध्ययन करने हेतु निश्चित प्रश्नों को और जाना चाहिए। मतलब जो प्रश्न का गठन एक तार्किक रूप से होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्रमबद्ध होना चाहिए। अब भावनात्मक या निजी जीवन में संबंधित प्रश्नों को पूछने से टालना चाहिए। हमें उसके पर्सनल लाइफ से कोई भी जानकारी ज़्यादा नहीं पूछनी चाहिए और भावनात्मक जानकारी भी उससे नहीं पूछनी, जिससे उस व्यक्ति के हृदय को ठेस पहुँचे। सातवां देखो, प्रश्नों के उत्तर में गणना नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्नों के उत्तर में गणना को जहाँ तक हो सके टालनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है, आपके परिवार में कमाने वाले सदस्यों की औसत आय कितनी है, ऐसे प्रश्नों को पूछने से टालना चाहिए। मतलब हमें ज़्यादा नहीं पूछ सकते ज़्यादा है। ठीक है, आठवां देखो,
जिस प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना या उससे अधिक विकल्प वाले हों ऐसे प्रश्नों को पूछना चाहिए। ज़्यादातर ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिसका आंसर हमें सिर्फ हाँ या ना या उससे अधिक विकल्पों में मिल सके, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो आपके आदर्श प्रश्नावली के 8 लक्षण हैं। ये 8 लक्षणों को आपको व्यवस्थित याद कर लेना है। ठीक है, और कल आपको मुझे याद करके सुनाना है। जहाँ जो पढ़ा रहा हूँ सभी थियरी आप लोग अच्छे से याद करके मुझे कल सुना देना। ठीक है, अपना वीडियो बना के ग्रुप में भेज देना याद करके, नकल नहीं करना। लेकिन अब ध्यान दो, जो गौड़ सूचना होती है, और इसमें एक और थी आपका प्रत्यक्ष जांच अप्रत्यक्ष जांच प्रश्नावली की पद्धति। हमने 3 मेथड सीखा था, तो अपने 3 हो गए। चलिए देखो, अब कभी कभी ऐसा होता है डाक द्वारा प्रश्नावली होती है। मतलब देखो, मतलब जो प्रश्नावली के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक डाक द्वारा, एक गणक द्वारा प्रश्नावली। डाक द्वारा क्या होता है, इसमें हम लोग प्रश्नों की सूची बना लेते हैं, फिर उसे पोस्ट द्वारा जिस व्यक्ति के पास भेजना हो उसे भेज देते हैं, फिर वो व्यक्ति उसमें क्वेश्चन आंसर दे के फिर हमारे पास वापस भेज देता है। ठीक है, ऐसे पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं, डाक द्वारा प्रश्नावली करते हैं। यह बहुत फेमस भी है। ठीक है, और इसके लिए कुछ थोड़ा चार्जेस भी देने होते हैं, क्योंकि डाक द्वारा भेजते हैं तो कुछ चार्ज लगता है ना, तो ये होता है। तो इसके गुण और दोष देख लीजिए। जब सूचना प्राप्ति का क्षेत्र विशाल हो तो यह सूचना उपयोगी होती है। ठीक है, मतलब बहुत जानकारी विशाल हो तो यह अधिक उपयोगी होती है। या मतलब सरल है, कम खर्चीली, मतलब सरल भी है और कम खर्चीली भी होती है। जिन क्षेत्रों में व्यक्तिगत या टेलीफोन के माध्यम द्वारा संपर्क करना कठिन हो, ऐसे क्षेत्र में उत्तरदाताओं से इस पर द्वारा सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, मतलब डाक का भेजते हैं, अगर किसी व्यक्ति से पर्सनल नहीं मिल सकते हों और टेलीफोन द्वारा बात नहीं कर सकते हों, तभी हम लोग ऐसी सूचना प्राप्त कर सकते हैं डाक द्वारा। ठीक है, अब देखो इसके दोष क्या हैं। जब उत्तरदाता अशिक्षित हो और असहकार की भावना हो तब अत्यंत उपयोगी सिद्ध अनुपयोगी सिद्ध होती है। अब देखो, जिसके पास में क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करना है, ठीक है, मतलब जो सूचना दाता है या उत्तरदाता है वो अशिक्षित हो तो वो समझ नहीं सकता है हमने क्या लिखा है, तो वो ऐसे व्यक्ति से जानकारी नहीं मिल सकती है। कितनी बार उत्तरदाता से प्राप्त सूचना गलत होती है अथवा अधूरी या उत्तर दिए बिना ही प्रश्नावली गलत को वापस भेज देती है। बहुत बार ऐसा भी होता है, जो हम लोग जिस लिए जानकारी जिस चीज़ के लिए जानकारी मंगवाना चाहते हैं वो जानकारी उसे सही रूप से नहीं देता है, वह फिर गलत सूचना देता है, तो वो उपयोगी सिद्ध नहीं होती। ठीक है, आलसी उत्तरदाता प्रश्नावली खो देते हैं और सूचना देने में विलम्ब करते हैं। देखो, कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर हम लोग क्वेश्चन मतलब प्रश्नावली अगर भेज देते हैं, जो उत्तरदाता है वो आलसी होते हैं, मतलब तुरंत आंसर नहीं देते हैं, तो कई कुछ लोग उसे खो देते हैं और बहुत, या फिर सूचना देते ही नहीं है। ऐसा भी होता है ना रियल लाइफ में। तो आगे ध्यान दो, इस पद्धति में उत्तरदाता को सूचना की स्पष्टता दे सके या प्रश्नों का अध्ययन करने में असहायभूत हो, ऐसे व्यक्तित्व की कमी रहती है और जिससे प्रश्नों का गलत अर्थ होने की पूरी संभावना रहती है। मतलब जो सूचना होती है वो स्पष्ट नहीं होते हैं ज़्यादा, उसका अर्थ अच्छे से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब दूसरा देखो, गणक द्वारा प्रश्नावली। गणक द्वारा क्या होता है इस पद्धति में गणक स्वयं उत्तरदाता को प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं और प्रश्नों को उत्तर प्राप्त करते हैं। प्रश्नों द्वारा गणक स्वयं अपने हस्ताक्षर के देखो, प्रश्नों के द्वारा गणक स्वयं अपने हस्ताक्षर द्वारा लिखते हैं और इस प्रकार पूर्व पद्धति इस पद्धति का अंतर यह है, उत्तरदाता को प्रश्नावली डाक द्वारा भेजी जाती थी, जबकि यह गणक स्वयं प्रश्नावली लेकर उत्तरदाता के पास प्रत्यक्ष मिलते हैं। यहाँ गणक उत्साही, विनयी और प्रामाणिक और कार्यकुशल हो, उत्तरदाता से प्रश्नों के अनुरूप योग रूप से उत्तर प्राप्त करते हैं। गणक को उत्तरदाता के साथ अनावश्यक विवाद में नहीं उतरना चाहिए और उसकी मानहानि न हो सके, ये भी ध्यान रखना चाहिए। चौकन्ने रहकर मैत्रीपूर्ण वातावरण का सृजन करना चाहिए। ऐसे स्पष्ट सूचना गणक को दी जानी आवश्यक है। देखो, गणक द्वारा क्या होता है, इसमें जो गणक होता है जिस व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करनी होती है उसके पास प्रत्यक्ष रूप से प्रश्नावली तैयार करके जाता है और जो जो जानकारी लेना हो सब उनसे पूछ के जानकारी एकत्रित करता है। ठीक है, और इसमें जो गणक होता है वो क्या प्रामाणिक होता है, कार्यकुशल होता है। ठीक है, ट्रेनिंग से कि मतलब उसे ट्रेनिंग दी जाती है भी वो जानकारी एकत्रित कर सकता है। और जो सूचना दाता से वो उत्तर प्राप्त करते समय उसे ज़्यादा उससे विवाद में उलझना नहीं चाहिए। अब इसके गुण देख लो, दोष देख लो। योग गणकों का चयन करके उत्तरदाता संपूर्ण सच एवं अतियोग सूचना प्राप्त हो सकती है। ठीक, मतलब सही जानकारी मिलती है।
जब उत्तरदाता अशिक्षित या असहकारक हो तो यह पद्धति अधिक उपयोगी होती है। मतलब जब उत्तरदाता अशिक्षित होता है तभी हम उससे प्रश्न पूछ के आंसर ले सकते हैं। प्रश्नावली खो जाने की या प्रश्नों की अधूरी सूचना प्राप्ति यहाँ उपस्थित नहीं होता। मतलब प्रश्नावली खो जाए या आधी जानकारी में ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि जो जानकारी हमें चाहिए हम लोग डायरेक्ट से पूछ सकते हैं। प्राप्त सूचना अधिक विश्वसनीय होती है, सूचना की अधिक बहुत विश्वसनीय होती है। ठीक है, अब देखो दोस्त क्या होता है, कभी कभी पर्याप्त मात्रा में विशेषक गणकों को प्राप्ति का कारण कठिन बन जाता है। मतलब देखो कभी कभी जो स्पेशलिस्ट गणक होते हैं, ठीक है, मतलब वो अपना कार्य अच्छे से कभी कभी नहीं कर पाते हैं। ठीक, फिर देखो बड़ी संख्या में नियुक्त गणकों से उनको चुकाने की मेहनताना जांच के कुल खर्च में वृद्धि होता है। मतलब पद्धति खर्चीली भी होती है, सबके पास जाओ जानकारी एकत्रित करो, मतलब क्या होता है, बहुत खर्चीली पद्धति हो जाती है। फिर देखो जांच हेतु अप्रशिक्षित गणकों की प्रशिक्षित देने का कार्य अधिक कठिन होता है। अगर जो अप्रशिक्षित गणक है उन्हें शिक्षित करना पड़ेगा, मतलब उन्हें शिक्षण देना पड़ेगा, तभी जाके जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, जब उत्तरदाता विशाल क्षेत्र में फैले हुए हों तो यह पद्धति अनुपयोगी होती है। मतलब अगर उत्तरदाता है अलग अलग क्षेत्र में हो, कोई मुंबई में हो, कोलकाता में हो, चेन्नई में, अलग अलग क्षेत्र में बिखरे हुए हो, मतलब अलग जहाँ फैले हुए हो, तो यह पद्धति क्या होती है, बहुत अनुपयोगी हो जाती है। ठीक है, पाँचवा देखो गणकों को उत्तरदाता के साथ समय का तालमेल बैठाना चाहिए, अथवा कितनी बार एक ही उत्तरदाता से 2-3 बार मुलाकात करनी पड़ती है, फलस्वरूप निर्धारित समय पूर्णतः संभव नहीं हो पाता है। और देखो गणक जो होता है, जो उत्तरदाता उसके साथ तालमेल बैठाना पड़ता है। मतलब जैसा उत्तरदाता कहता है वैसे गणक को करना पड़ता है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही बार पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, तो हमें उसे 2-3 बार मिलना पड़ता है। ठीक है, तो आप ये आपका पूरा मेथड है। ठीक है, तो आप अच्छे से याद कर लेना। अब गौड़ सूचना के देखो प्राप्त स्थान कौन कौन से हैं, ये आप लोग खुद स्टडी कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे, और ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ये आप लोग सब स्टडी कर लेना। गौड़ सूचना प्राप्त स्थान, सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी स्टोर। ओके, तो आपका पहला चैप्टर स्टार्ट ख़त्म हुआ, और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, और ये विभागीय स्वाध्याय का क्वेश्चन आंसर आप याद कर लेना अच्छे से। ओके, और फिर अगली बार से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सूचना का प्रसिद्धीकरण। थैंक यू।